स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स, जिनको हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मेनली डबल बॉन्ड्स में होती है, कायरल सेंटर्स में हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है, वैसे एक और टाइप होता है जिसको बोलते हैं हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। वो मेनली किस में पाई जाती है, वो पाई जाती है एल्केन्स में और साइक्लोएल्केन्स में। तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों कवर करें, एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स। तो स्टार्ट विद फर्स्ट हम देखते हैं कि एक्चुअली कंडीशन क्या है इसकी। तो हम बोलते हैं जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है वो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड मिलती है। हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि फ्रीली जो बॉन्ड हमारा है, ये बॉन्ड हमारा रोटेट कर सकता है। तो ये ग्रुप कभी एक दूसरे के आमने सामने होंगे और कभी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इस तरीके से अगर हम रोटेट करेंगे तो इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स होंगे, उनमें कुछ स्टेबल होंगे और कुछ अनस्टेबल होंगे। तो फर्स्ट पहले हमें समझ आना चाहिए फ्री रोटेशन। तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड हम बोलते हैं जो रोटेशन होता है दैट इज कॉल्ड फ्री रोटेशन। उसको देखो डायग्राम में दिखाया गया है, इसको देख सकते हैं, ये घूम रहा है रोटेशन। तो हम बोलेंगे इसके कभी क्या होगा, ये हाइड्रोजन, अगर सपोज हमने मान लिया ये हमारा क्या है, इथेन है, C2H6 है। तो ये जो घूम रहे हैं ये हमारे क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो इस हाइड्रोजन के एक या तो कभी क्या होगा, डिस्टेंस में क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। तो हम बोलेंगे क्लोजेस्ट होगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर सीधे आ रहा है और या इसके अपोजिट होगा तो हम बोलेंगे डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखो स्लोली मूव कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे कभी पास आएगा और कभी उसके जस्ट अपोजिट जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी डिक्रीज और इंक्रीज होती है। तो जो हमारा स्टेबल होगा उसके लिए कुछ नॉमनक्लेचर चलेगा, जो अनस्टेबल होंगे उसके लिए भी एक नॉमनक्लेचर चलेगा। तो पहले तो फ्री रोटेशन समझ आना चाहिए। हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन होता है रूम टेम्परेचर पे, वो अपने आप होता है फ्री रोटेशन कहलाता है। ओके, अब जब फ्री रोटेशन होगा तो वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट होंगे। हमारे स्पेस में ढेर सारे हमारे ओरिएंटेशन हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो हमारे स्पेशियल ओरिएंटेशन होंगे उनको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, कन्फर्मर्स बोलेंगे, या वी कैन से इट रोटामर्स क्योंकि रोटेशन से आ रहे हैं, या हम उन्हें कन्फर्मेशंस बोलते हैं। तो तीनों टर्म्स एक ही हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कन्फर्मर्स बोल सकते हो, रोटामर्स बोल सकते हो, या कन्फर्मेशंस बोलते हैं। इनमें से कुछ स्टेबल होते हैं जिनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, क्योंकि हमें पता है जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। हम उनको कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बोलते हैं। समझ आना चाहिए, इनफाइनाइट नंबर में से जो स्टेबल होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, उनको हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बोलेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, these are not true isomers। क्यों ट्रू आइसोमर्स नहीं है, समझ आना चाहिए, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे अपने आप हो रहे हैं। अपने आप हो रहे हैं मतलब हम इनको आइसोलेट नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हाइड्रोजन पर्टिकुलर जब जैसे 50 डिग्री पे हो या 60 डिग्री पे हो, 180 पे हो, तो वो अपने आप स्टॉप हो जाए या हम उसको अलग कर लें। तो हम बोलते हैं ये ट्रू आइसोमर्स नहीं कहलाते हैं, क्योंकि ये एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन हम इन्हें आइसोलेट नहीं कर सकते। तो समझ आना चाहिए डिफरेंस, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल ट्रू आइसोमर्स हैं बिकॉज वी कैन सेपरेट दम, आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन कन्फर्मेशंस को हम आइसोलेट नहीं कर सकते। ओके, फिर देखो एनर्जी के बारे में देखो समझाया है कि यहाँ पे एनर्जी जा रही है, मूव कर रहा है, हाइड्रोजन जैसे मूव कर रहे हैं। तो जब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आते हैं, यहाँ पे देखो एंटी थे, जब यहाँ पे सबसे ज्यादा देखो यहाँ पे रोक दिया है मैंने, तो यहाँ एक के पीछे देखो एक आ रहा है, तो हम बोलते हैं सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। और फिर इस तरीके से मूव करते हुए अब जब यहाँ पे आ रहा है तो देखो एक दूसरे के क्या है, एंटी हैं, अपोजिट हैं, डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, रिपल्सन सबसे कम होगा और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो बेसिकली रोटेशन समझ आना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग जो हम इन्हें कन्फर्मर्स को नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। लीस्ट स्टेबल है जब एक दूसरे के जस्ट पीछे होते हैं,
ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, अभी समझेंगे हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। लेकिन हम देखते हैं एक हाइड्रोजन देखो जस्ट दूसरे हाइड्रोजन के पीछे है, तो हम बोलते हैं ये हमारा सबसे अनस्टेबल है। और एक हाइड्रोजन के जस्ट अपोजिट है, जो कहाँ से आ रहा है, 60 रोटेशन से आ रहा है। अगर हम इसको 60 रोटेट कर दें यहाँ पे, तो हमें ये सेकंड वाला मिल जाएगा, ये हमारा मोस्ट स्टेबल है। हम इसको क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड। तो बेसिकली इथेन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हाइड्रोजन है, तो हम बोलेंगे इक्लिप्स मिलेगा, फिर 60 रोटेट करेंगे स्टैगर्ड आ जाएगा, अगेन 60 रोटेट करेंगे फिर से इक्लिप्स आ जाएगा। तो ये देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये मिनिमम होगा, तो ये स्टैगर्ड होंगे। और ये हमारा 120 पे, 240 पे और 360 पे अगेन हमारा रिपीट होके वापस आ जाएगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ आना चाहिए कि एनर्जी 4 किलो जूल पर मोल लिखा हुआ है, कॉस्ट ज्यादा नहीं है। इथेन में हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड पोजीशंस हमें मिलती रहेंगी, दो ही पोजीशन यहाँ पे होती हैं, समझ आना चाहिए। अगेन डिस्कस करेंगे इथेन के बारे में, अभी डेफिनेशन समझ लेते हैं। अब यहीं पे एक टर्म डिफाइन होता है कन्फर्मेशनल एनर्जी। कन्फर्मेशनल एनर्जी क्या होगी, हम बोलेंगे कि जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस था, यहाँ पे देखो यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल था और ये हमारा सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, तो हम बोलेंगे ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये हमारा कहलाएगा कन्फर्मेशनल एनर्जी। तो हम बोलेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और मैक्सिमा के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है वो हमारा क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल एनर्जी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज कन्फर्मेशनल एनर्जी। इस एंगल को जो रोटेट कर रहे हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल। तो अगला हमारा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन, डाइहेड्रल एंगल, या हम उसे टॉर्सन एंगल भी बोलते हैं। तीनों का मतलब एक ही है, समझ आना चाहिए। एक्चुअली इथेन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो उसके लिए हम मेनली डाइहेड्रल एंगल यूज करते हैं, अदरवाइज कोई और ग्रुप होता है तो वी प्रेफर टू यूज एंगल ऑफ रोटेशन और टॉर्सन एंगल। सिंपली हम बोलेंगे जो कार्बन्स हैं, जैसे हमारा इथेन है, इथेन में हम बोलेंगे कि जो ये ग्रुप हो रहा है ये जो रोटेट कर रहा है, तो ये जो एंगल इसके अराउंड एक कार्बन को फिक्स करके जो दूसरा रोटेट करता है, दैट इज इंटरफेशियल एंगल हमारा जो होता है वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल। तो एंगल ऑफ रोटेशन, डाइहेड्रल एंगल और टॉर्सन एंगल समझ आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो भी रोटेशन हो रहा है, फ्री रोटेशन हो रहा है, वो एंगल जो भी बनाएंगे दोनों दोनों कार्बन और जो दूसरे ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो उनके बीच में जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल। इनको रिप्रेजेंट करने के प्रोजेक्शन फॉर्मूला अभी बताया था, एक न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है, लेकिन उसके पहले एक सॉहर्स प्रोजेक्शन है, समझ आना चाहिए, सिंपल सा है लेकिन आइडिया होना चाहिए। देखो एक कार्बन फ्रीली हमारा रोटेट कर रहा है, यहाँ पे हम इसको इधर से देखते हैं, तो हम बोलेंगे अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, एक कार्बन ये, एक कार्बन इसके जस्ट पीछे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जस्ट पीछे होगा। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी, ये हाइड्रोजन एक दूसरे का अपोजिट, और ये हाइड्रोजन एक दूसरे का अपोजिट। तो हम बोलेंगे इसमें सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा क्योंकि डिस्टेंस सबसे कम है, और यहाँ पे डिस्टेंस हमारी क्या है, सबसे ज्यादा है। तो इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म और इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। सॉहर्स से उतना बेटर आइडिया नहीं लगता, तो हम उसके लिए एक और प्रोजेक्शन समझते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन। उससे क्लियरिटी थोड़ी सी हमें ज्यादा आ जाएगी, एक साथ देखते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हम सपोज यहाँ से देखते हैं इसको, हमारा ऑब्जर्वर है, हम बोलते हैं यहाँ से हमारा ऑब्जर्वर देख रहा है, तो क्या होगा, एक कार्बन ये होगा, उस पे 3 हाइड्रोजन, और एक इसके जस्ट अपोजिट पीछे होगा जो बड़ा वाला है हमारा, ये हमारा फ्रंट कार्बन हो गया, ये हमारा फ्रंट कार्बन है, और ये हमारा बैक साइड रियर कार्बन है। हम बोलेंगे तो इसमें पहले वाले में क्या हो रहा है, जस्ट एक हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, दूसरे हाइड्रोजन में भी जस्ट हाइड्रोजन के पीछे होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन दूसरे में क्या हो रहा है कि अगर हम 60 डिग्री रोटेट कर देते हैं, 60 रोटेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा,
एक के जस्ट अपोजिट, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टैगर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ इसमें हमारा क्लियरिटी आ रही है न्यूमन प्रोजेक्शन में कि विच वन इज मोर स्टेबल, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन न्यूमन प्रोजेक्शन। तो इसमें क्लियरिटी रहनी चाहिए कि किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। एनर्जी की बात करें तो अगेन सेम, स्टैगर्ड में ज्यादा स्टेबल होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, इक्लिप्स्ड में मैक्सिमम, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे। फिर वही 0 से 60 पे गए स्टैगर्ड, फिर 120 इक्लिप्स्ड, फिर 180 staggered, then 240 eclipsed, 300 again staggered and finally repeat होता रहेगा। तो एनर्जी लेवल डायग्राम समझ आना चाहिए। स्टैगर्ड इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड इक्लिप्स्ड दो ही मेन हमारे कन्फर्मर्स होंगे। प्रोपेन से समझते हैं, थोड़ी और क्लियरिटी आएगी। प्रोपेन में अगर हम बात करें तो प्रोपेन में क्या हो रहा है, देखो पूरा कार्बन एक रोटेट कर रहा है, तो देखो साथ में CH3 ग्रुप भी लगा हुआ है। ये वाला हमारा अगर हम स्टॉप करें तो ये वाला ग्रुप हमारा क्या है, CH3 ग्रुप है जो रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे फिर से वही है कि अगर हम इसमें बात करें, ऑब्जर्व करें यहाँ पे, तो ये अगर हम इस कार्बन और इसके अराउंड देखते हैं तो इस पे 2 हाइड्रोजन होंगे, एक CH3 होगा, इसमें तीनों हाइड्रोजन होंगे, तो CH3 तीनों हाइड्रोजन होंगे। फिर न्यूमैन के लिए हम यहाँ पे इधर से ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूमैन के लिए अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा, उसके जस्ट पीछे हाइड्रोजन, और दूसरे केस में CH3 के अपोजिट हाइड्रोजन। अगेन इक्लिप्स्ड वाले में रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। ये स्ट्रेन से एक्सप्लेन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसके स्ट्रेन हम लोग डिस्कस करेंगे, स्ट्रेन कितने टाइप के होते हैं। लेकिन अभी नॉर्मली हम ड्राइंग से देख सकते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन से क्लियरिटी आ रही है कि इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा ग्रुप के बीच में, और इसमें रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। तो ये हमारा लेस स्टेबल होगा, और जो स्टैगर्ड फॉर्म है दैट विल बी मोर स्टेबल। अगर हम एनर्जी लेवल की बात करें तो अगेन सेम थिंग है, हमारा पहले इक्लिप्स्ड होगा, फिर 60 पे स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड। 3.4 किलो कैलोरी बढ़ गई है, पहले वो जूल में थी, 12 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग होगा। यहाँ पे डेफिनेटली रिपल्सन थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि CH3 ग्रुप लगा है, जिससे हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कंफर्मेशनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो इस सेम डायग्राम मिलेगा जैसा हमारा इथेन में था, लेकिन हम बोलेंगे थोड़ा सा हमारा जो एम्पलीट्यूड है हमारा वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड फॉर्म एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये हमारा सेम वैसे ही था इथेन और प्रोपेन में। और क्लियरिटी के लिए अगला एग्जांपल देखते हैं, इसमें हमें मोस्टली एल्केन्स की प्रॉब्लम समझ आ जाएगी कि एल्केन्स में कैसे हमारे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होती है। अब देखो जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन में हमारे पास अगर हम बात करें तो दो पॉसिबिलिटी है। अगर हम इसके अराउंड चेक करते हैं तो C2H5 ग्रुप लगा होगा, और इसके अराउंड अगर हम चेक करते हैं तो 2 CH3 ग्रुप लगे होंगे। तो देखो C1 C2 और C2 C3। यहाँ पे क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो इथाइल ग्रुप है C2H5 और हाइड्रोजन के बीच का रिपल्सन लेस होता है एज कंपेयर टू मिथाइल मिथाइल। तो हमारा जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो ज्यादा कम मिलेगा जब हमारा मिथाइल और मिथाइल का कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हो। तो बेसिकली ये देखो थोड़ा सा रोटेशन दिखा रहा है, यहाँ पे रोटेट हो रहा है। इसको और क्लियरिटी लेना है तो यहाँ पे देखो फ्रीली रोटेट कर रहा है, ये बीच वाले दो कार्बन है और पूरा हमारा CH3 घूम रहा है। तो CH3 अब फिर से वही है, CH3 के सामने भी आ सकता है और अपोजिट भी जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी एनर्जी मूव हो रही है। जब बिल्कुल अपोजिट रहता है तो सबसे कम होती है, जब एकदम सामने आता है तो मैक्सिमम हो जाती है। तो हम ब्यूटेन में जो कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म देखते हैं वो किसके अराउंड देखते हैं, C2 और C3 के अराउंड देखते हैं। ओके, चेक करते हैं कैसे होगा। एनर्जी तो ये है, अभी देखेंगे। देखो यहाँ पे मूव कर रहा है ये, अब देखो इस तरीके से मूव कर रहा है। ये रोटेशन से कोई फायदा नहीं होगा, ये तो पूरा हम रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो इस वाले रोटेशन में देखो प्रॉपर मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो अगर हम एक को रोकते हैं या दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, क्लियरिटी CH3 के जस्ट अपोजिट होगा। 60 करेंगे तो एडजेसेंट आ जाएगा। अगेन अगर करेंगे तो अब देखो डिफरेंस है, पहले में CH3 के जस्ट पीछे CH3 था,
थर्ड वाले में CH3 के पीछे H है और इस H के पीछे CH3 है। 180 में जस्ट अपोजिट जाएगा, then again we will get third one, repeat, then 300 पे we will get again second one, repeat, और लास्ट में 360 पे we will get first one। तो क्या हो रहा है बेसिकली, हम अगर इसको ऑब्जर्व करें तो जो सेकेंड है और सिक्स्थ है वो सेम है, थर्ड है और जो फिफ्थ है वो सेम है, और एक पहला है और एक आखिरी है, फोर्थ वन, क्योंकि फर्स्ट और सेवन तो रिपीट कर गया, वो तो जीरो मतलब 360 मतलब जीरो हो गया, अगेन ओरिजिनल स्टेट में पहुंच गया। तो बेसिकली हम बोलते हैं कि ब्यूटेन के 4 कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं। फर्स्ट में सबसे ज्यादा रिपल्सन है तो वो कहलाता है इक्लिप्स्ड, फिर थर्ड और फिफ्थ जिनमें CH3 के पीछे H है उनको बोलते हैं पार्सली इक्लिप्स्ड, पार्सली इक्लिप्स्ड। उसके बाद हमारे स्टेबिलिटी में हम बोलते हैं ये फॉर्म आते हैं, गॉस फॉर्म, एंड लास्ट वन इज एंटी, जहां पे हम बोलते हैं बिल्कुल देखो CH3 CH3 के अपोजिट है, तो ये हमारा एंटी फॉर्म कहलाता है। तो जो स्टैगर्ड होते थे वो 60 पे होते थे, 180 पे होते थे, तो जो 60 वाला स्टैगर्ड है उसको हम यहाँ पे गॉस फॉर्म बोलते हैं। तो एनर्जी की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल एंटी होगा, फिर उसके बाद कौन से होंगे, गॉस फॉर्म होंगे, फिर पार्सली इक्लिप्स्ड, और सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो किसकी है, इक्लिप्स्ड की है। तो ऑर्डर समझ आना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा फोर्थ की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, एंड देन फर्स्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कुछ डिफरेंस आता है, प्रॉब्लम होती है, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिकली समझ आना चाहिए कि इथेन और प्रोपेन की तरह यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ हमें 4 टाइप के क्या मिलते हैं, कन्फर्मर्स मिलते हैं। थोड़ा स्ट्रेन से समझ आया गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बोलेंगे मैक्सिमम, यहाँ पे हमारा स्टैरिक और ये सब होगा, यहाँ पे केवल टॉर्सनल है, अभी बताएंगे टॉर्सनल 60 पे हमारा काम नहीं करता, 180 पे काम नहीं करता, मतलब केवल पार्सली इक्लिप्स्ड और इक्लिप्स्ड काम करता है। और स्टैरिक जो होता है स्ट्रेन वो बिकॉज ऑफ साइज होता है, तो डेफिनेटली CH3 में रिपल्सन ज्यादा होगा तो वहां पे होगा, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और गॉस फॉर्म में भी थोड़ा होगा टॉर्सनल स्ट्रेन, लेकिन किसकी तरह नहीं होगा, इक्लिप्स्ड या पार्सली इक्लिप्स्ड की तरह नहीं होगा। तो ये डायग्राम हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बाद में, अभी समझ आना चाहिए बेसिकली। तो एनर्जी डायग्राम यहाँ पे इतना हमने देखा, बाकी स्ट्रेन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लिख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब हम 0 से 360 रोटेट करेंगे तो मोस्ट स्टेबल मिनिमम एनर्जी होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बोलते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया था। अब यहाँ से हमने ब्यूटेन में क्या देखा कि हमारे पास सेम एनर्जी के भी होते हैं और डिफरेंट एनर्जी के भी होते हैं, जैसे अभी बताया था सेकेंड और फोर्थ, यहाँ पे देखो लिखा था ये सेम एनर्जी वाले हैं, और अगर हम सेकेंड थर्ड की बात करें या फर्स्ट थर्ड की बात करें तो डिफरेंट एनर्जी वाले हैं, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे उनको डीजनरेट, जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में बोलते थे पी वाले हमारे डीजनरेसी होती है, तो इक्वी एनर्जिक आइसोमर्स बोलते हैं उन्हें, या हम डीजनरेट आइसोमर्स बोलते हैं। और अगर डिफरेंट एनर्जी है जैसे फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो हम उन्हें नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल्स, नॉन डीजनरेट आइसोमर्स बोलते हैं। तो एक टर्म और समझ आना चाहिए कि जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हमें 4 मिले हैं उनमें डीजनरेट भी हो सकते हैं और नॉन डीजनरेट भी हो सकते हैं। तो ये हमारा ब्यूटेन में था, ब्यूटेन में हमें थोड़ी सी और क्लियरिटी आई है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो ये स्ट्रेन टर्म लिखे हुए हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे हमें और उनकी स्टेबिलिटी में क्लियरिटी आ जाए। थैंक यू वेरी मच।